Hello, my dear students. Very good more learning to all of you. My name is MSD Sir, and you are watching the channel An Academy Unbeatable, Unstoppable. And here you know that we have started a new channel that is just NEET to bust NEET, यानी तैयारी जीत की तैयारी नीट की. ओके, सो बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें जानेंगे, कुछ नॉलेज लेंगे, उनको अप्लाई करेंगे और उनको सीखकर और फिर फौरन ही उसको इवैल्यूएट करेंगे कि हमने कितना सीखा है या कितना नहीं. होता क्या है बच्चों कि आप तैयारी करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, 15 दिन के बाद आपका टेस्ट होता है, तो आपको जो इवैल्यूएशन होती है वो 15 दिन के बाद मिलती है और आप फिर उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, वो 15 दिन के बाद करते हैं. तो इसलिए 15-15 दिन के गैप में हमको अपनी चीजें पता चलती हैं, इवैल्यूएशन होता है. तो इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पे डिसाइड किया है कि सारे टीचर्स आपको जो भी अन अकेडमी जस्ट नीट पे पढ़ा रहे होंगे वो फौरन इवैल्यूएट करेंगे. आप एक छोटा सा टॉपिक सीखेंगे 40 मिनट का और उसको फिर 20 मिनट में या 15 मिनट में हम लोग क्विज़ेस के हेल्प से ये सीख जाएंगे कि आपने कितना सीखा है. तो डे बाय डे आपको अपना इवैल्यूएशन होता दिखेगा. एंड बच्चों सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि अगर हम छोटी छोटी चीजों को हासिल करते जाएं, सफलताएं करते जाएं, तो एक बड़ी सफलता मिलती है. राइट, योर बिगर सक्सेस इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज स्मॉल स्मॉल सक्सेस दैट यू आर जस्ट अचीविंग इन डेली लाइफ. राइट, सो आप यहां पर इस तरह से सीखना है कि आप देखें और फिर उसको फौरन अप्लाई करके देखें कि आपने कितना समझा है, ताकि आपको उसी दिन पता चल जाए और उसी दिन आप उस पर वर्क करना शुरू कर दें. तो बच्चों जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, सो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी. माय नेम इज एम शादाब एंड द निकनेम गिवन बाय यू means all my dear students is MSD Sir. Yes dear, I am your MSD Sir and here now I am here on an academy just NEET to bust NEET, यानी तैयारी जीत की तैयारी नीट की. और यहाँ हमारी इस चैनल का जो टैगलाइन है लर्न एंड इवैल्यूएट, लर्न एंड इवैल्यूएट. राइट, सो बच्चों चलिए अभी जो सारी चीजें देखी हैं कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आई नो दैट आई हैव अ क्वाइट लॉन्ग एक्सपीरियंस टू टीच द स्टूडेंट्स फॉर नीट, IIT JEE एंड ऑल दैट. सो आई केम टू नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीलिंग वेरी मच डिफिकल्टी इन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस. राइट, सो ग्राफ में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है. काइनेमेटिक्स तक तो कर लेते हैं, फिर जहां पे जैसे ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले ग्राफ में पहुंचते हैं, हीट में पहुंचते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पहुंचते हैं, रेडिएशन में पहुंचते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के ग्राफ में पहुंचते हैं, तो वहां पर उनको बहुत परेशानी होती, बात वाला उनका जो पोर्शन है वो क्लियर नहीं होता. तो यहां से मैंने स्टार्ट किया है, ये लेक्चर 1 है. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट इज काइनेमेटिक्स ग्राफ लेक्चर 1 जस्ट नीड लर्न एंड इवैल्यूएट. एंड यहां पे आप देखेंगे गेट द नॉलेज, लर्न, अप्लाई, प्रैक्टिस, देन इवैल्यूएट. सो बच्चों बहुत मजा आने वाला है, तो आप लोग जल्दी से शुरुआत कर लें और अभी हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं अपना इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम आपको टॉपिक में लेके चलते हैं. So guys, as you know, my name is M Shadab and the nickname is MSD Sir, given by all of you and BTech Mechanical Engineering. I am the BTech Mechanical Engineering graduate. Nice, and you know that I have the quite 14 years of teaching experience, and in that long time I taught and mentored more than 50,000 students online as well as offline. Okay, so I am teaching physics for IIT JEE, AIMS and all other different examinations, competitive examination, and now you know that I have 1000k plus minutes view time of the recorded video lectures on different channels on the YouTube, and also I have 100k plus minutes of live online teaching. And now here I am in just NEET live daily. Okay, so this is all about me and let's start the topic. तो टॉपिक क्या है बच्चों, आगे चलते हैं. उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि जल्दी से आप सभी लोग को प्ले स्टोर पे जाना है और अपने दोस्तों को भी ले जाना है और उनसे ये चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और अन अकेडमी ऐप को, जिससे कि आप सारी चीजें बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी परेशानी के सीख पाए. तो स्टेप 1 में प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है अन अकेडमी और अन अकेडमी सर्च करने के बाद आपको इस तरह का ऐप मिलेगा और यहाँ पे आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है. तो वो इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉल होने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी डिटेल्स, अपने क्रेडेंशियल्स उसमें फिल करने हैं. और जैसे यहाँ पे आप देखो बच्चे ने राहुल नाम है इस बच्चे का, एक स्टूडेंट है और उसने यहाँ पर नीट के लिए लिया हुआ है, तो आप ऑब्वियसली नीट के लिए लेंगे और फिर उसको प्लस
पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में इन नीट सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन, सो यू विल सेलेक्ट नीट। और नीट सेलेक्ट करने के बाद स्टेप 5 में आपको जाके गेट सब्सक्रिप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों पास में, तो उसमें जाके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। और वो सब्सक्रिप्शन लिया तो बस लाइव झिंगालाला, आपको 6 स्टेप में वो सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे कि आपको कहां पर कितना लेना है और कितने मंथ के लिए लेना है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि जो बच्चे 12th में हैं वो 12 मंथ्स का लें, और जो बच्चे अभी जस्ट 11 में आए हैं, उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है और दौड़ना शुरू किया है और अभी सीख रहे हैं दौड़ना, तो वो 12 मंथ्स के बाद 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे। एंड बच्चों, एंड नाउ द चेरी ऑन द टॉप इज दैट यू कैन यूज द कोड MSD Live. I think you all have to take the screenshot of this. So बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए और MSD Live एक कोड है, उसको आप अप्लाई करें तो आपको उसके बाद यहाँ पर जो भी फी है उस फी में एक डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे 12 मंथ के लिए आप फी देख रहे हो तो 27,000 है, लेकिन 24 मंथ्स के लिए तो सेकंड मंथ आपका ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है इस प्राइस में अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हो। और यहाँ पे ये कोड MSD Live, MSD सर का कोड यूज करोगे तो बच्चों यहाँ पे 10% और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर डेली ये सारे मजे करेंगे और स्टेप वाइज आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक है एज यू कैन सी द काइनेमेटिक्स ग्राफ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आपने इक्वेशन से सारी चीजें जरूर निकाली होंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से ग्राफ के हिसाब से वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। So yes, I hope all of you are very much excited, and I'm also very much excited to teach you all these things, that I will teach you that how to solve the question in so quick way or without solving and without applying the formula। लेकिन बच्चा ये सभी में नहीं लगता है, शॉर्ट ट्रिक्स ये होती हैं, हर क्वेश्चन में नहीं लगती हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपको सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो। सो बच्चों, कभी भी किसी भी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, तो आपका यहां पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बस आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि फिजिक्स बहुत ज्यादा क्रूशियल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। सो नीट सब्जेक्ट के लिए आपको नीट के एग्जाम के लिए क्या करना है, फिजिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और वो ध्यान कैसे देना है, आप सबसे आगे होगे फिजिक्स में, बस आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जाओ, और वो है कि लर्न एंड इवैल्यूएट, क्योंकि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, आपको साइकिल चलाने की सारी थ्योरी बता दी जाए, लेकिन जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे और खुद नहीं चलाओगे तो आप बच्चों साइकिल चलाना नहीं सीख सकते हो। इसीलिए वो साइकिल की थ्योरी मैं आपको बताऊंगा कैसे साइकिल चलाई जाती है, लेकिन आपको उस पर चढ़ के पैडल खुद मारना है, देखना है। एक दो बार गिरोगे, है ना, हो सकता है आपको अप्लाई करने में डर लगा, साइकिल चलाने में भी आपको पहली बार डर लगा था, क्वेश्चन में भी डर लगेगा, ग्राफ में भी डर लगेगा, लेकिन डर के आगे नीट है। ध्यान रखना बच्चों, डर के आगे नीट है। आप उस डर से आगे निकलोगे, और कौन निकालेगा, मैं निकालूंगा आपको। ठीक है, तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिए, और बीच बीच में मैं बहुत सारे टिप्स आपको देता रहूंगा। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी बनाने में, एक प्लानिंग करने में एक बहुत मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्या है, ग्राफिकल एनालिसिस। ओके, तो पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में कुछ बताऊंगा कि एक्चुअली ग्राफ होता क्या है, और उस ग्राफ में हमें क्या चीजें सीखने को मिलती हैं, और कौन कौन से ग्राफ हम देख सकते हैं यहां पर काइनेमेटिक्स। तो बच्चों, ग्राफिकल एनालिसिस मोशन में सबसे पहली चीज जो होती है, वो सबसे पहली चीज ये है कि आपको y और x एक्सिस पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बच्चों इधर हमारा y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस हो गया। तो अभी हम 2 डायमेंशनल की बात करेंगे, और फिर इसमें स्ट्रेट लाइन होता है, पैराबोला होता है, कर्वीलिनियर मोशन होता है, ये सारी चीजें मैं अभी बात करने जा रहा हूं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। जैसे कभी कभी आपको ऐसा भी मिलता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, जैसे ये मिल गया, या आपको मिला 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 32। इस तरह की कोई इक्वेशन है तो ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इस लीनियर इक्वेशन में सारी इक्वेशन को कैसे भी दी हो, आपको बस इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c आएगा, और यहां पे जो m है
ये कहलाएगा बच्चों स्लोप। अब इस स्लोप से जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स होंगे बच्चों, उन ग्राफ में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको इन स्लोप से, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि स्लोप, इसको आप m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कभी कभी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव कब होता है और ये नेगेटिव। बस छोटा सा टारगेट है यहाँ पे इस पेज का, इस स्लाइड का, कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप देखना है। वैसे स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है जैसे यहां लिखा है m is equal to tan theta and that tan theta is the angle made by that line from the positive x-axis in anti-clockwise direction, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आपने देख लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं तो ये एंगल थीटा बना है, और इस एंगल का अगर tan ले लिया जाए तो हमको यहाँ एक m tan थीटा मिलेगा, ठीक है। यहां पे अगर देख रहे हो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिया जा रहा है, यहां पर जो थीटा है वो बच्चों ग्रेटर देन 90 है। तो जब भी थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो स्लोप आपका नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता, तो मैं आपको नया ट्रिक बता रहा हूं कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप आपको कैसे देखना है, क्योंकि उसी से ग्राफ में पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें आपको बच्चों देखने को मिलेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप को ध्यान दें। तो आपको देखना क्या है, बस विजुलाइज करना है, मन की आंखें खोलनी है, मन की आंखों से देखना है कि आपको जो भी ग्राफ दिया है उस ग्राफ के ऊपर खड़े हो जाएं और आपका फेस जो है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सिस हो। जैसे यहां पर मैंने आपको दिखाया कि आप सपोज इस ग्राफ पे खड़े हो गए, ठीक है। अब इस ग्राफ पे आप खड़े हो गए और आपका फेस इधर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और आपको हर हालत में चलना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे तरफ, मूव करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं मूव करोगे तो फिर ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको चढ़ना पड़ रहा है, आपको उसके ऊपर क्लाइंब करना पड़ रहा है लाइन पे, तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा, और अगर आप स्लिप कर रहे हो, अपने आप जा रहे हो, तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। चढ़ने में जितनी परेशानी होती जा रही है स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, स्लिप आप जितनी तेजी से कर रहे होगे स्लोप उतना ही ज्यादा होगा, बट वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इन बातों को याद रखना। तो पहली चीज कि यहां पे आपने देखा बच्चों कि ये अगर आप इस पे ऐसे आगे जाना चाहते हो तो आपको क्लाइंब करना पड़ेगा, क्लाइंब करना पड़ेगा, तो स्लोप पॉजिटिव है। बच्चों स्लोप को सीख लो, स्लोप सीख गए तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब कुछ मैं सिखा दूंगा आपको। पॉजिटिव नेगेटिव करना सीख लो। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है बच्चों? पॉजिटिव। अभी आप यहाँ पे अगर इस ग्राफ पे ऐसे खड़े होगे, फेस आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मूवमेंट आपको इधर करना है, तो आप अपने आप स्लिप करते जाओगे। अगर अपने आप स्लिप कर रहे हो तो डेफिनेटली ये स्लोप नेगेटिव है। और यहाँ पे ये जो स्लोप दिख रहे हो बच्चों ये कांस्टेंट है, क्योंकि आपको जितनी एफर्ट्स यहां लगाने थे चढ़ने में, उतने ही एफर्ट्स यहां लगाने हैं, उतने ही एफर्ट्स यहां लगाने हैं। तो ये स्लोप कांस्टेंट है। यहां आप जैसे जैसे स्लिप कर रहे थे वैसे ही वैसे पूरे में स्लिप करोगे, तो जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। अभी आपको चेंजिंग स्लोप भी मिलेगा, इंक्रीजिंग स्लोप भी मिलेगा, डिक्रीजिंग स्लोप भी मिलेगा, लेकिन अभी का फोकस क्या है बच्चों? वो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्लोप अगर है तो वो कैसे है, आपको चढ़ना पड़ रहा है। नेगेटिव स्लोप कैसे है? क्योंकि आपको नीचे उतरना पड़ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये सीख गए हो। m इज इक्वल टू tan थीटा है, ये स्लोप का मैथमेटिकल फॉर्म है, और पॉजिटिव नेगेटिव आपके दिमाग में आ गया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में मैंने वो सारी चीजें इनलिस्ट कर दी हैं ताकि आपको पीडीएफ में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप इसको एज ए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो भी मैंने मटेरियल यहाँ पे लिखा है। तो देखो, अ लीनियर रिलेशन बिटवीन, जो मैंने आपको बताया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड m इज द स्लोप, c इज द y इंटरसेप्ट। इस c की बात जरूरत तो है, लेकिन अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना c क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है that c is actually the y intercept। m नेगेटिव लेस देन 0 का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव। सो ये बात हो रही है नेगेटिव स्लोप की। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो थीटा ग्रेटर देन 90 यहां दिख रहा है, और आपको मैंने बताया था अगर आप स्लिप करते जा रहे हो इसके ऊपर तो स्लोप नेगेटिव होगा। और ये बात हो रही है पॉजिटिव की, राइट।
एंड यहाँ पे बच्चों देखो m इज इक्वल टू पॉजिटिव, थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 और ये जो बात की गई है वो इसके लिए है और ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप समझ में आ गया है, राइट? अगर पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप समझ में आ गया है तो डेफिनेटली आप आगे की चीजें भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ओके, चलो लगे रहो बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the positive time graph, that is the position time graph. Okay, so position क्या है बच्चों? position है x को हम लोग पोजीशन शो करते हैं और यहाँ पे t को टाइम से शो करते हैं। तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं बच्चों पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, राइट? सो पोजीशन एंड टाइम ग्राफ में बच्चों देखोगे व्हेन T2 T1 पॉइंट B ये क्या है और कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो ग्राफ है ये x है, यानी ये आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन, करेक्ट? एंड यहां पर क्या है बच्चों? t और ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपको पता होगा। ओके, अभी आपको क्या किया? एक ग्राफ दिखाया गया है, ये ग्राफ, ये लाइन। अभी आपको हम स्लोप के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये स्लोप है तो पहले तो बताओ बच्चों पॉजिटिव है। चैट बॉक्स में कोई बता रहा है बच्चों? आई एम वेटिंग फॉर यू, स्लोप इज पॉजिटिव और नॉट? Oh, some of you are writing positive, but most of you are writing negative. No, बच्चों, this is positive. How you can say positive? Suppose आप यहाँ पे खड़े हो, and if you are here and you want to move to the positive x-axis, you have to climb on that graph, right? आपको चढ़ना पड़ेगा। अगर चढ़ना पड़ेगा, तो obviously slope कैसा हो गया? Positive, correct? अगर slope positive हो गया, तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे चलते जा रहे हो। क्या पहले जितनी परेशानी होगी चढ़ने में? नहीं। यहाँ पे थोड़ा आसानी से चढ़ोगे, यहाँ पे और ज्यादा परेशानी होगी, यहाँ और ज्यादा परेशानी होगी, यहाँ और ज्यादा, यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी होगी और यहाँ पे तो चढ़ ही नहीं पाओगे भाई, इनफाइनाइट हो गया ना। अगर इनफाइनाइट हो गया या चढ़ नहीं पा रहे हो, यानी एक वॉल ऐसे आ गया, अब इस वॉल पे कैसे चढ़ोगे यार? ऐसे कैसे चढ़ पाओगे? तो क्या करोगे इसको? अगर इनफाइनाइट हो गया तो इस स्लोप को आप बोलोगे m इज इक्वल टू, चढ़ना इम्पॉसिबल है, दैट्स मींस फाइनाइट। चढ़ना बहुत आसान है। अगर ग्राफ ऐसे हो गया तो ये चढ़ना क्या है? आपको तो चलना है ना इस पे। सो दैट मींस स्लोप इज जीरो बट स्टिल पॉजिटिव, राइट? एंड यहाँ पे आप देखो स्लोप ऐसे 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 जा रहा है, तो आप स्लोप के बारे में क्या कहोगे? पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ साथ इंक्रीजिंग है। ओके, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ साथ इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये स्लोप एक्सटी ग्राफ में रिप्रेजेंट क्या करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। बोलो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? ठीक, वेरी गुड। अभी देखो क्या है, यहां पे हमने इस ग्राफ पे दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए लिया है और एक पॉइंट बी। अब अगर ए से बी हम देखें तो एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ए वाले पे टाइम t1 है, बी वाले पे टाइम t2 है, राइट? और ऐसे ही इस पे पोजीशन x1 है और बी पे पोजीशन x2 है। तो ए और बी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों यहां से इस ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल आपने लिया है ए बी और इस पॉइंट को मान लेते हैं बच्चों सी, और इसमें अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा क्या हो गया बच्चों? tan थीटा आपको पता है ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वो परपेंडिकुलर है, वो ये है बच्चों, राइट? ये परपेंडिकुलर, और वो जो परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x1, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1। तो आप यहां लिखोगे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय जो बेस है वो ये है, बेस की डिस्टेंस आ जाती है कितनी बच्चों? दैट इज t2 माइनस t1। तो आपके पास x2 माइनस x1, t2 माइनस t1 दोनों मिल गया है, और ये जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट है कहां? A से B तक के आपको दिख रहा है, और A से B तक डिस्प्लेसमेंट में व्हाट इज द टाइम टेकन? दैट इज गिवन बाय डेल्टा t, और यू कैन से t2 minus t1। सो delta x is the displacement, delta t is the time, so tan theta is representing what? Tan theta is representing displacement divided by time, right? Displacement divided by time। अब अगर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम की बात करें हम, तो आपको पता है काइनेमेटिक्स में इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज वेलोसिटी। तो बच्चों ये क्या है? ये है एक वेलोसिटी। अब आपको अगर ये वेलोसिटी दिख रही है तो आपको tan थीटा में एक स्लोप दिख रहा है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वेलोसिटी जो xt कर्व है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। तो आपको की पॉइंट अपनी नोटबुक में क्या यूज करना है या नोट करना है या अपने दिमाग में याद रखना है?
आपको दिमाग में याद रखना है स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन वाली बात है, जो क्वेश्चन आपको देगा एम्स में अगर जाओगे तो वो इतना आसान नहीं देगा, थोड़ा सा परेशान करेगा। तो वो क्या करेगा, x और t की लोकेशन चेंज कर देगा, यहाँ पे x की जगह t दे देगा, यहाँ पर t की जगह x दे देगा। अब आपने ये स्लोप मेजर किया हुआ है, जाना हुआ है कि t से नहीं है, यहाँ से इस x एक्सिस है, तो आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गए। इसलिए मैं ध्यान में रखना कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस। बच्चों विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस, हमेशा जो स्लोप देखना है वो टी एक्सिस के साथ देखना है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी। तो ऑल ऑफ यू शुड रिमेंबर velocity is represented by the slope of xt curve with respect to t axis। जब भी आपको xt कर्व का स्लोप देखना है, कहीं भी दिया हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में t, आपको हमेशा स्लोप t के साथ देखना है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, स्लोप पॉजिटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है वेलोसिटी नेगेटिव है, स्लोप जीरो है वेलोसिटी जीरो है, स्लोप इंफिनिटी है तो वेलोसिटी इंफिनिटी है। आई होप बच्चों ये सारी बातें आप याद रखोगे। तो अभी आपको एक बात समझ में आ गई कि एक्सटी कर्व का स्लोप पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये कुछ ग्राफ हैं, अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो आपको समझने हैं कि वो इस ग्राफ से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलिए पहला ये है ग्राफ। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि एक्सटी कर्व पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, स्लोप हमें देखना होता है, स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, एंड जो भी स्लोप होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस देखना होता है, और विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस अगर हम स्लोप देख लेते हैं तो वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो पहले वाले ग्राफ में आप देखो क्या पार्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो पहली चीज, ये स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है आप कुछ बता सकते हो, क्योंकि थीटा जीरो है तो यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू जीरो आ गई, तो आपको पता है टेन थीटा की वैल्यू जीरो आ गई। सो आप m कहो या बच्चों कहो कि ये स्लोप है वो वैल्यू जीरो हो गई। अगर ये स्लोप जीरो है तो इसकी वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी भी जीरो है। अब इसकी वेलोसिटी बच्चों जीरो हो गई, और ये पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, या स्लोप एज इट इज है, तो आप ये कह सकते हो कि वेलोसिटी इज जीरो एंड पार्टिकल इज एट रेस्ट। at rest at x is equal to x naught, at rest x is equal to x naught। ठीक है, तो यहां से हम इस बारे में बता सकते हैं, और ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो है और टाइम के साथ नहीं चेंज हो रही है और कांस्टेंट है यानी जीरो रह रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन के बारे में भी कह सकते हैं जीरो है। बस ये सारी चीजें आप सीख लो कि ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो क्वेश्चन तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। अभी हम लोग क्विज करेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना आसान है क्विज। ओके, अभी वो क्वेश्चन जो आपको पहले से टफ लगते थे अब बहुत आसान लगेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे ग्राफ में चलते हैं। हाँ, तो बच्चों ये दूसरा जो ग्राफ है इसमें आपको यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्या t इज इक्वल टू जीरो पे स्लोप भी जीरो है? ओ, आप देखो यहां से tan थीटा कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर मैथमेटिकली पता है तो, नहीं पता है तो वो ट्रिक लगाओ, क्या मैंने बताया था, आप ग्राफ पे खड़े हो जाओ सॉरी, और कोशिश करो कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाते हो तो चढ़ना पड़ रहा है, यस तो पॉजिटिव है। चढ़ना टफ होता जा रहा है या इजी होता जा रहा है या पहले ही जैसा है, तो चढ़ना पहले ही जैसा है। जितना एफर्ट आपको पहले लगाना था उतना ही एफर्ट अभी भी लगाना है, इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। तो यहां पर t इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं। ठीक है, अब t इक्वल टू जीरो पर अगर इनिशियल वेलोसिटी बच्चों जीरो नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि t इक्वल टू जीरो पर इसने किसी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, और जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया है वो वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो आप वेलोसिटी के बारे में कह सकते हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। ओके, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है
वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा बच्चों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो इस ग्राफ से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगले ग्राफ में देखते हैं हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अगले ग्राफ में देखो t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहां है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे। अभी आप देखो कि जो t इक्वल टू जीरो पर इसका स्लोप है, वो स्लोप देखो थीटा से, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा देखा, वो ग्रेटर देन 90 है। अगर ग्रेटर देन 90 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्लोप नेगेटिव है। दूसरी चीज आपको जो मैंने ट्रिक बताई थी वो देख लो कि यहां पे अगर खड़े हो गए आप और आपका फेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और आप मूव करना चाह रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो जैसे जैसे आप मूव करने की कोशिश करोगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो बच्चों क्या होगा कि टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप स्लिप करोगे। अगर स्लिप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्लोप है, जो m है, जिसको आप स्लोप बोलते हो, वो कैसा है? वो नेगेटिव है। ओके, तो स्लोप नेगेटिव आ गया तो वेलोसिटी हमारी कैसी आ गई? नेगेटिव। तो यहां से आपको क्या पता कि t इज इक्वल टू जीरो पे u नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। और जो u है वो t इक्वल टू जीरो पे वो कैसा है? नेगेटिव है। यानी ये टुवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहा है। मतलब देखो x नॉट पोजीशन थी, धीरे धीरे इसकी पोजीशन क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। अपोजिट है वेलोसिटी, नेगेटिव है वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। यानी एक्सीलरेशन कैसा है? जीरो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है। चलिए देखते हैं, अब आप थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हो। तो तीसरे ग्राफ में हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। चौथे ग्राफ में देखो, यहां से आपका जो स्लोप है वो जीरो नहीं है। ओके, टी इक्वल टू जीरो पर कुछ थीटा है, लेकिन थीटा कैसा है बच्चों? थीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इज अ पॉजिटिव नॉट कांस्टेंट। तो थीटा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो यहां क्या कहेंगे? t इक्वल टू जीरो पे u नॉट इक्वल टू जीरो है और u कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन क्या वो पॉजिटिव कांस्टेंट रहता है? नहीं। आप देखो यहां से आपने चढ़ना शुरू किया तो आपको पहली चीज तो क्लाइंब करना पड़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी है। वो चढ़ना आपके लिए टफ होता जा रहा है। देखो यहाँ पे आसानी से चढ़ सकते हो, यहाँ पे और टफ होगा, यहाँ और टफ होगा, यहाँ और टफ होगा। यानी जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। यानी वेलोसिटी पहली चीज तो पॉजिटिव है और दूसरी चीज वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, दैट मींस एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इन ग्राफ से मिलती है। अब यही चीज हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ग्राफ में देखो क्या है। पोजीशन t इज इक्वल टू जीरो पे क्या है? यहां से x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो t इज इक्वल टू जीरो पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट से स्टार्ट किया, लेकिन यहां देखो सीधे स्लोप पॉजिटिव नहीं है, स्लोप जीरो है। तो यहां t इज इक्वल टू जीरो से अगली चीज हो गई कि u इज इक्वल टू जीरो, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। करेक्ट। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, लेकिन आप देखो यहां से वेलोसिटी, स्लोप, वेलोसिटी देखो नेगेटिव है। ओके, स्लोप कैसे नेगेटिव है कि जैसे ही आप आगे चलोगे देखो स्लिप हो गए, स्लिप हो गए, स्लिप हो गए और स्लिप और तेज होते जा रहे हो। तो स्लिपिंग अगर और तेज हो रही है, स्लिपिंग है, यानी कि वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। ओके, तो स्लिपिंग बढ़ती जा रही है, यहां तेजी से स्लिप हो गई, यहां और तेजी से, यहां और तेजी से स्लिप हो गई। तो जब स्लिपिंग तेज होती जा रही है, यानी आपकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में ही क्या हो रही है? हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ये इंक्रीज हुई। ओके, तो आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, तभी तो अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और t इक्वल टू जीरो पे जीरो से स्टार्ट किया है। तो आई होप यहां तक ये वाले ग्राफ की चीजें समझ में आ गई। अभी आप एक्सटी ग्राफ ही देख रहे हो, ऐसे ही हम लोग वेलोसिटी टाइम और वॉकिस ग्राफ देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्विज भी करेंगे। तो दूसरी चीज बच्चों यहां से देखो जरा कि ये वाले ग्राफ में क्या है? t इक्वल टू जीरो पे u नॉट इक्वल टू जीरो है, जो कैसा है? u पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी से इंक्रीज किया, लेकिन देखो स्लोप जैसे जैसे आगे जा रहे हो आपको चढ़ना पड़ रहा है, लेकिन चढ़ना इजी होता जा रहा है, इजी होता जा रहा है, इजी हो गया और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं चढ़ना पड़ा। तो यहाँ पे आके t इज इक्वल टू टी वन पे, t इक्वल टू टी वन पे
जो वेलोसिटी थी आपकी जीरो हो गई, करेक्ट। और जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जाके वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर देखो स्लोप, अब आप स्लिप करने लगे तो t इज इक्वल टू ग्रेटर देन t1, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। अच्छा, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और वो नेगेटिव होते होते पार्टिकल फिर वापस ओरिजिन पे आ गया t इज इक्वल टू t। तो बच्चों इस ग्राफ में पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होते होते t इक्वल टू t1 पे यहाँ पे जीरो हुई और फिर यहाँ पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कैसे, कि बॉल को आपने ऊपर फेंका तो ऊपर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज हुई, डिक्रीज होते होते यहाँ जीरो हुई, जीरो होने के बाद यहाँ पे फिर नेगेटिव हुई और नेगेटिव होते होते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वही हो गया t इज इक्वल टू t2, राइट। चलिए, तो बहुत सारी चीजें सीख गए हैं। आई होप तैयारी जीत की, तैयारी नीट की सही चल रही है और आप सभी लोग ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहे हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं या की पॉइंट्स या नॉलेज पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सब अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पोजीशन टाइम ग्राफ है। अभी हमें पोजीशन टाइम ग्राफ में एक चीज और देखनी है, क्या एरिया अंडर द कर्व कुछ रिप्रेजेंट करता है। एरिया कैसे, कि जैसे देखो यहाँ t1 है, यहाँ t2। अब इसमें एक चीज तो हमने देख ली कि xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरी चीज, कर्व में आपसे एरिया निकलवाया जा सकता है, ये एरिया, राइट। तो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको समझने की ट्रिक है कि एरिया में जो भी आपको दोनों एक्सिस पे दी गई हो, यहाँ पे इस एक्सिस पे टाइम है, यहाँ पे इस एक्सिस पे पोजीशन है, उन दोनों की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करें। जैसे पोजीशन की डायमेंशन क्या है l, टाइम की डायमेंशन क्या है t, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये जो डायमेंशन मिली है क्या ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, नहीं। lt माइनस वन वेलोसिटी होती है, lt माइनस टू एक्सीलरेशन होता है, लेकिन l इंटू टी कोई भी एक, या ये कहो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है, नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, ध्यान, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ध्यान रखना है एरिया नो क्वांटिटी, राइट, एरिया नो क्वांटिटी और स्लोप वेलोसिटी, ठीक है। तो आई होप ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं, अब समरी हम लोग देख लेते हैं कि समरी में, कि पहले हम लोग ने देखा था कि यहां से x पोजीशन होगा, यहां से टाइम t होगा। अगर कुछ ग्राफ ऐसा दिया है तो स्लोप हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ही देखेंगे। हाँ, स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप इंक्रीजिंग तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, स्लोप डिक्रीजिंग तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग, स्लोप जीरो तो वेलोसिटी जीरो, स्लोप इन्फिनिटी तो वेलोसिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, लेकिन उसका जो की पॉइंट है, स्लोप देखना है with respect to axis, with respect to t axis। ऐसे ही आपको हो सकता है ग्राफ ऐसा दे दे बच्चों, तो सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे जगह अभी t हटा के यहाँ x दे दिया, पोजीशन इधर हो गया, और टाइम की जगह यहाँ पे टाइम दे दिया और वैसा ही ग्राफ दे दिया। अब आपने तो आदत पड़ी हुई थी कि हम इस पे चलना सीख रहे हैं, नहीं, अभी आपको क्या करना है कि स्लोप देखना है टी एक्सिस से। तो जैसे इस पॉइंट पे स्लोप देखना है तो आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां पे देखेंगे कि ये जो थीटा है ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इस ग्राफ के लिए बच्चों जो स्लोप है m है, जो स्लोप आप जिसको कह रहे हो बच्चों वो यहाँ नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। तो देखा एक्सिस चेंज करने से कितना फर्क पड़ गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों कि आपको एक्सटी कर्व में, जब भी एक्सटी कर्व में स्लोप देखना हो वो स्लोप आप देखेंगे विद एक्सिस, टाइम एक्सिस देखेंगे, अदरवाइज सारी चीजें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। तो आई होप यू ऑल आर वेरी मच स्मार्ट एंड यू रिमेंबर दिस एंड यू विल अप्लाई ऑल दीज कांसेप्ट्स इन क्विजेस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग, और वो हम अभी देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन टाइम के बाद एक चीज आती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस उसमें क्या चेंज किया है हमने कि जो एक्स एक्सिस था उसको हमने टी पे ही रखा है और यहाँ पे
जो पोजीशन ग्राफ था उसको हमने y पे रखा। देखो ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम t along x एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑन y एक्सिस। तो अगर हम इसको देखें तो इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर, राइट, t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, u इज इक्वल टू v नॉट है। अब वो v नॉट क्या इंक्रीज कर रहा है, नहीं इंक्रीज कर रहा है, सो v नॉट ही रह रहा है। इसका मतलब कि v इज इक्वल टू v नॉट है और v नॉट वो कांस्टेंट है, ओके, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। यहां से ये पता चला। अब अगर आप देखो इसका स्लोप क्या देगा, तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, हम दो पॉइंट लेंगे और दो पॉइंट पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा लेंगे, तो यहां से यहां तक का ये जो इसका टाइम होगा वो टाइम है, तो बच्चों ये हो जाएगा डेल्टा टी, ओके, टाइम एक्सिस पे है। यहां से यहां तक देखोगे तो वो वेलोसिटी एक्सिस में देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा बच्चों डेल्टा वी। अगर ये डेल्टा वी हो गया, सो अब अगर टेन थीटा देखो बच्चों, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा वी और बेस हो गया बच्चों डेल्टा एक्स, सो डेल्टा एक्स नहीं डेल्टा टी, ओके। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। सो जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है एक्सीलरेशन। सो इसका जो tan थीटा होगा, स्लोप होगा, वो क्या पता करेगा, एक्सीलरेशन। तो अभी मैंने स्लोप के बारे में आपको सब कुछ सिखा दिया है। अभी आपको याद रखना है बच्चों, स्टार पॉइंट जो है वो है ईटी कर्व, राइट, ईटी कर्व, और दूसरा की पॉइंट है स्लोप, और हमेशा याद रखना है स्लोप विद टी एक्सिस, राइट। सो ये स्लोप विद टी एक्सिस होना चाहिए। स्लोप विद टी एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करेगा वीटी कर्व का, स्लोप इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, राइट। सो अब जो भी चीजें स्लोप में होंगी, स्लोप पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, स्लोप जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, right, slope increasing, acceleration increasing, slope decreasing, acceleration decreasing, slope infinity, acceleration infinity, करेक्ट। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके लिए यहाँ पे देखना है बच्चों, ये वेलोसिटी है और यहाँ पे स्लोप क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 है। अगर थीटा 0 है तो बच्चों स्लोप 0 है, इसलिए देखो एक्सीलरेशन 0। यहां आप देखो, अगर आपको आगे चलना है, आगे ट्रैवल करना है, ऐसे आगे चल रहे हो तो आपको क्लाइंब करना पड़ेगा, क्लाइंब करने है, और क्लाइंबिंग है तो पॉजिटिव है। तो यहां इस ग्राफ के बारे में क्या क्या कह सकते हो, पहली चीज एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज स्लोप 0 नहीं है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि आपको क्लाइंब करना पड़ रहा है। फिर क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्योंकि स्लोप आपकी कांस्टेंट है, जितना एफर्ट चढ़ने में पहले लगाना था उतना ही एफर्ट बाद में भी लगाना है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको वीटी ग्राफ की क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ के बारे में जानते हैं, यहां से आपको क्या क्या मिल रहा है। तो यहां पे देखो t इक्वल टू 0 पर पहले तो वेलोसिटी 0 है क्योंकि से स्टार्ट कर रहा है, यानी u 0 कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहां से धीरे 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 इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी क्या कह सकते हो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, राइट, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। और स्लोप देखो कैसा है, स्लोप पॉजिटिव, राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अब देखो वो स्लोप इंक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, ये बताओ मुझे जरा, कि जैसे आप चढ़े यहां से थोड़ा सा आसान था, बिल्कुल यहां तो बिल्कुल आसान था, इसलिए यहां पे तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, राइट। यहां थोड़ा टफ हुआ तो यहां पे एक्सीलरेशन और ज्यादा है, यहां पे बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग है, और एक्सीलरेशन नॉन जीरो तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। वो तो आपको यहां से भी दिख रहा है कि जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बट स्लोप इंक्रीज हो रहा है इसलिए एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को जरा नोट करना। तो ये सारी चीजें आपको इस बारे में पता चली। अगले क्वेश्चन में बच्चों देखते हैं, अगले क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 0 पर जो u है वो v नॉट है, लेकिन वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है। ये हमको कैसे पता चला बच्चों, वेलोसिटी
है, क्योंकि यहां से देखो फिर वेलोसिटी ऐसे 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 यहां तक जा रही है ना, वेलोसिटी इंक्रीज। लेकिन स्लोप कैसा है बच्चों? स्लोप पहली चीज तो पॉजिटिव है, दूसरी चीज है स्लोप कांस्टेंट है। तो हम एक्सीलरेशन के बारे में क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन पहली चीज तो कहेंगे पॉजिटिव है, फिर एक्सीलरेशन कहेंगे कांस्टेंट है। पहले वाले ग्राफ में देखो एक्सीलरेशन क्या था? इंक्रीजिंग था, पॉजिटिव था बट इंक्रीजिंग था। इस वाले ग्राफ में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है लेकिन इंक्रीजिंग है। तो ये दोनों बातें आपको इस ग्राफ की यहां पता चली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इस बारे में क्या कह सकते हो आप अगले ग्राफ में। तो यहां पर भी टी एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहां टी इज इक्वल टू पर इनिशियल वेलोसिटी है वो v नॉट है। देखो यहां से t इक्वल टू 0 यहां है वेलोसिटी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी लगातार नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ओके, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कैसी थी? पॉजिटिव। करेक्ट। सो वेलोसिटी पॉजिटिव थी तो हम वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मान लेते हैं। अब देखो ये थीटा यहां से 90 से ज्यादा है, मैथमेटिकली देख लो तो भी पता चला 90 से ज्यादा है तो tan थीटा यानी स्लोप जो होगा वो बच्चों कैसा होगा? 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव। और वैसे ट्रिक जो बताइए, आप यहां खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, अब आप क्या हो रहा है? स्लिप हो रहे हो, स्लिप हो रहे हो, स्लिप हो रहे हो, स्लिप हो रहे हो और कॉन्स्टेंटली स्लिप हो रहे हो। अगर स्लिप हो रहे हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। बोलो बच्चों, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा ये तो क्लियर है, और नेगेटिव के साथ साथ कांस्टेंट होगा ये भी क्लियर है। तो देखो एक्सीलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट यानी इसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं, इसको एक्सीलरेशन। तो ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो डिक्रीज होना ही है, इसलिए हम यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजिंग देख रहे हैं, ग्राफ में भी क्लियर है। ओके, चलिए सिमिलर थिंग यहां पर भी है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यहां पे, लेकिन यहां देखो पहले एक्सीलरेशन t इक्वल टू 0 पे जो u था वो 0 था। नो, जो u था वो कितना है? e नॉट, राइट। अब देखो एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप 0 है बच्चों इसलिए एक्सीलरेशन 0 है, लेकिन फिर स्लोप नेगेटिव होता जा रहा है तो एक्सीलरेशन बाद में नेगेटिव है। अब वो नेगेटिव में इंक्रीज होता जा रहा है, देखो है ना। तो यहां से आप देखो जो स्लोप है वो इंक्रीज, आप देखो पहले यहां स्लो स्लिप कर रहे थे, फिर धीरे और हुआ, यहां और तेजी से स्लिप कर रहे हो, अब तेजी से स्लिप करते जा रहे हो। तो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बच्चों क्या है? इंक्रीजिंग। इसलिए वेलोसिटी यहां तेजी से डिक्रीज होते यहां 0। ठीक है, तो आपको सारी चीजें किससे गवर्न करनी है? स्लोप से। अच्छा, अब बताते हैं कि यहां जो वीटी ग्राफ का एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना। तो वीटी ग्राफ का एरिया अभी आपको दिख गया। क्या चीजें याद रखनी है? पहली चीज कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो स्लोप किससे देखना है? विद टी एक्सिस। टी एक्सिस वाला बच्चों बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये सारी चीजें आपकी गड़बड़ कर सकता है। तो विद टी एक्सिस आप देखोगे तो वो स्लोप हमेशा आपको एक्सीलरेशन शो करेगा। ओके, तो आप इसको चाहे m कहो v कर्व का, या tan थीटा कहो, या आप इसकी ग्रेडियंट कहो, ये सारी चीजें एक्सीलरेशन a से रिप्रेजेंट किया जाएगा ये शो करेगा, और फिर आप उस एक्सीलरेशन को स्लोप से ही सारी बातें बता दोगे। ठीक है, अगली चीज जो आती है वो है एरिया ऑफ वीटी कर्व। सो एरिया ऑफ वीटी कर्व में दो बातें समझ में आ जाती हैं कि या ये डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, कि डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर अभी एक और चीज आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन या एवरेज एक्सीलरेशन, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि थोड़ी सी अलग सी चीज है। अभी एरिया में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो, ये v आ गया, इधर t आ गया, और मान लो आपका ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर आप t एक्सिस के ऊपर एरिया पॉजिटिव लेते हो, नीचे भी एरिया पॉजिटिव लेते हो, ऊपर एरिया पॉजिटिव लेते हो, और इन सबको ऐड कर देते हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो चीज होगी वो आपको देगा डिस्टेंस। बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही है?
वो देगा आपको डिस्टेंस। लेकिन अगर ये एरिया पॉजिटिव लिया आपने, लेकिन टी एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लिया और टी एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिया, तो अभी आप इसको ऐड करो और एडिशन में ऊपर के एरिया पॉजिटिव, टी एक्सिस के नीचे एरिया नेगेटिव, ऊपर एरिया पॉजिटिव, तो ये जो एडिशन होगा इसको करने के बाद ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होगा और किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। आई होप यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की समरी। समरी क्या है? अभी हमने ये सीख लिया कि अगर टाइम यहां पे हो, वेलोसिटी यहां पे हो, तो हमें अगर इस तरह का ग्राफ मिलेगा तो हम स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस देखेंगे, m इज इक्वल टू हम tan थीटा कहेंगे और यही हमारा स्लोप होगा और इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, हमेशा टी एक्सिस के साथ स्लोप देखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कि अगर टाइम हो जाता है और अगर ये वेलोसिटी होती है तो आपको यहाँ पे इस तरह का ग्राफ मिलता है। स्लोप आप ऐसे देखें एक्सिस के साथ, राइट, ये एक्सिस। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ टी एक्सिस के साथ देख रहे हैं स्लोप, तो टी एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस के साथ स्लोप देखेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग m इज इक्वल टू tan थीटा कहेंगे और m इज इक्वल टू tan थीटा में ये जो है वो स्लोप कहलाएगा और उसी स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। ओके बच्चों, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, दूसरी चीज वो हम लोग ने एरिया, और एरिया के लिए मैंने आपको बताया था कि एरिया कैसे मिलेगा। ओके, तो एरिया अभी बताया कि दोनों डायमेंशन, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है तो वो एल टी माइनस वन हो गया, यहाँ पे टी है तो वो टी हुआ। अब यहाँ दोनों को आप कैलकुलेट करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एल आएगा। ठीक है, अब ये जो एल है वो एल हो सकता है बच्चों डिस्टेंस और हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा था कि आप अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से है ना, तो अगर आपने सारा एरिया टी एक्सिस, जैसे ये v है और यहाँ t, तो v पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सारे एरिया पॉजिटिव लिया, तो एरिया क्या दे रहा होगा आपको बच्चों? तब एरिया आपको रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपने क्या किया, यहां से ये t है और यहाँ ये v है, अगर आपने यहां से ऐसे एरिया मान लो आपका है, ठीक है, और अगर इसको पॉजिटिव लिया, इस एरिया को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, यानी टी एक्सिस के जो नीचे एरिया है वो नेगेटिव लिया, अभी इसको आप ऐड करोगे तो इसका एरिया जो मिलेगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, तो ये समरी है, इसको अच्छे से याद रखिए। चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ। अगला ग्राफ है हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। So guys, now you can see the acceleration time graph. We can represent if the acceleration along the y-axis, as you can see here, but we can represent in any axis along the positive or negative, or you can say along y or x, and t is represented here, right? So this is known as acceleration time graph. अब उस acceleration time graph से भी हमें बहुत सारी information मिलती हैं, जैसे इस ग्राफ में आप देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 है। अभी इस AT ग्राफ में हमें के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी हम v के बारे में इससे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन मान लो प्लस a1 है। ओके, सो t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन प्लस a1 है और ये कह सकते हैं भाई पॉजिटिव है, राइट, ये कह सकते हैं पॉजिटिव है। वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। अगर t इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन दे दी जाए और ये बता दिया जाए t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज नेगेटिव और पॉजिटिव और व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ दैट u इज, then you can comment on that whether it will increase or decrease, right, with respect to this acceleration, but here we don't have any information, so हम नहीं कह सकते। आगे देखो यहाँ पे बच्चों t इक्वल टू 0 पर
ए इज इक्वल टू 0 है, यहां से पता चल रहा है। लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। ठीक है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये आपको यहां से दिख रहा होगा। लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है, हालांकि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती, डिफाइन नहीं है, तो हम उसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे। बस ये कह सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है डी ए बाई डी टी, हालांकि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दैट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। बट एक्सीलरेशन डेफिनेटली इंक्रीजिंग है। हाँ, ये भी कह सकते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग है, यहां ये कहा जा सकता है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एरिया भी मैं बताऊंगा क्या है। यहां पे आप क्या कह सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन 0 था, फिर एक्सीलरेशन धीरे धीरे नेगेटिव है, और ये नेगेटिव, क्योंकि यहां नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सीलरेशन की तरफ इंक्रीज होता है। लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर आपकी वेलोसिटी क्या है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ ये कह सकते बच्चों कि t इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन 0 था, फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, राइट। और वेलोसिटी के बारे में कमेंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी पता होती तो हम कमेंट कर सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, यहां पर भी t इक्वल टू 0 पर एक्सीलरेशन 0 है, फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, देखो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन वो पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन वो इंक्रीजिंग है। हालांकि इसके बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। तो बच्चों यहां से अगर देखो t इंक्रीज कर रहा है, तो t के इंक्रीजिंग होने के साथ साथ जैसे जैसे t आगे जा रहा है एक्सीलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है, और साथ में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना एम्स लेवल में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उसमें पूछा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को कोई फिजिकल क्वांटिटी की तरह डिफाइन नहीं किया गया, तो आप इसको अभी यहीं रख सकते हैं। लेकिन डीए बाई डी टी भी यहां इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ये स्लोप है वो धीरे धीरे इंक्रीज की जा रही है। और कैसे, क्योंकि आपको चढ़ना टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे बात करते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में बच्चों एरिया क्या देगा। ठीक है, एरिया, तो फिर से वही ट्रिक लगाते हैं। आपको मैंने जैसे बताया था एरिया के लिए आपको ये देखना है इस एक्सिस में t है और इस एक्सिस में क्या है, एक्सीलरेशन, राइट। और एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2, और यहां डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टाइम का t। अगर आप इन दोनों को देखें और सॉल्व करें आपको मिलेगा दैट इज LT-1। ओके, सो LT-1 बच्चों आपको जैसे ही मिला आपने यहां से देखा ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी आपको किस तरह से मिलेगी। तो दूसरी एक चीज और आती है, जैसे एटी ग्राफ में बच्चों हमें एटी ग्राफ अगर दिया है तो t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू क्या है, इसके बारे में हम इस ग्राफ से नहीं बता सकते। नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि u की वैल्यू अगर इतनी थी तो इतने टाइम बाद कितनी हो गई। क्यों, क्योंकि जो हमें LT-1 यानी कि एरिया मिलेगा, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय t एक्सिस मिलेगा, वो हमें दोनों चीज ध्यान रखना बच्चों, एरिया बाउंडेड बाय t एक्सिस जो मिलेगा वो हमको वेलोसिटी देगा। तो इसमें आप एक चीज और ऐड कर लें कि ये वेलोसिटी एट एनी टाइम t नहीं होगी, ये उस टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी होगी बच्चों। ये क्या होगी, उस इंटरवल ऑफ टाइम में ये होगी change in velocity, right? So whatever the change in velocity is there, that you will get to know about this by calculating the area। and वो area भी आपको ध्यान रखना है फिर से इसमें कि एरिया अगर ये A है
और यहाँ पे बच्चों t है, तो अगर एक्सीलरेशन इधर है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, राइट, और हो सकता है फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो बच्चों एरिया अगर इधर नेगेटिव होगा, इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। नेगेटिव एक्सीलरेशन हुआ तो वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, यानी वो चेंज इन वेलोसिटी में इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो चेंज इन एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, क्योंकि वो वेलोसिटी नहीं दे पाएगा, इसलिए क्योंकि आपको t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको ये कह दिया जाए कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, आप बता दोगे कि t इक्वल टू 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद इतना चेंज होगा वेलोसिटी में, इतना चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप बता सकते हो कि वेलोसिटी इतनी जाएगी। इसलिए मैंने यहां पे बच्चों ध्यान के लिखा है दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी, नॉट द वेलोसिटी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना। दिस इज नॉट स्पेशली फॉर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द ग्राफ, राइट? सो सबसे पहले आप किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप लेते हो तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस ही लेना है। टी एक्सिस, टाइम एक्सिस, चाहे वो वर्टिकल में दिया हो चाहे हॉरिजॉन्टल में दिया हो, आपको स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टी एक्सिस लेना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि अगर आप एरिया निकालते हो, अगर जरूरत पड़ती है एरिया किसी भी ग्राफ में, तो वो भी हमेशा बाउंडेड विद टी एक्सिस। ये चीज बहुत जरूरी है बच्चों, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूं, यहां पे अगर आपको टी दिया है और यहां पे आपको वी दिया है और इस तरह का ग्राफ दिया है, आपको T1 से T2 तक एरिया देखना है, तो आप ये एरिया देखोगे। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे आपको V दिया जाता, यहाँ पे आपको T दिया जाता, इस तरह का एरिया होता, यहाँ ग्राफ में ऐसे T2 होता और यहाँ पर ग्राफ में बच्चों ये T1 होता, तो आप एरिया बाउंडेड बाय T एक्सिस लेते। Similarly, if you have time here, acceleration here, और अगर ये यहां जाता तो आपके पास फिर से यही था कि एरिया ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो एरिया इसके साथ लिया जाएगा। अगर टाइम की एक्सिस चेंज हो जाती, यहां एक्सीलरेशन दे दिया, यहां टाइम दे दिया और फिर आपको ऐसे कहा गया, तो आपने यहां से T1 लिया, यहां से T2 लिया और दोनों कैलकुलेट करने के बाद ये मिलता। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है बच्चों कि आपको हमेशा एरिया और स्लोप, ये दोनों चीजें जो कैलकुलेट करनी है वो टी एक्सिस के साथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए एक बात मैं और बता देता हूं आपको कि कभी कभी एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम, राइट, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम और एक्सीलरेशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो चीजें होती हैं, उसमें आपको क्या कैलकुलेशन करनी है। ओके, सो वो सारी कैलकुलेशन हमने आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक चीज और बताएंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या फर्क है। ओके, कि कैसे हम ग्राफ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड एवरेज एक्सीलरेशन हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी टाइम हो गया है जस्ट नीट टू बस नीट की क्विज का, यानी तैयारी जीत की और तैयारी नीट की, और इसके लिए हमें इवेलुएट करना है कि इतनी देर में हमने सीखा। फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ सबसे बड़ी चीज ये होती है कि एग्जैक्टली जो आपको बताया जाएगा, एग्जैक्टली वही चीज जाएगी, उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो अगर आप इसमें रिलेशन बैठा लेंगे अच्छे से कि जो पूछा जा रहा है और जो हमको पढ़ाया गया था उसमें कनेक्ट कर लिया, उसमें रिलेशन देख लिया और कैसे अप्लाई करते हैं जो चीजें आपने सीखी हुई हैं, जो नोन चीजें हैं उनको अननोन कॉन्सेप्ट्स में या अननोन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में बहुत आगे निकल जाओगे। और हमारा मकसद, मेरा मकसद, सभी लोगों का अनअकैडमी अनबीटेबल अनस्टॉपेबल का सीधा सीधा टारगेट ये है कि आप अभी लर्न करो, अभी सीखो, अभी जानो और अभी इवेलुएट करो कि आपने सीखा कि नहीं सीखा, ताकि आप घर जाके उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर पाओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपने सीखा, उसमें कितना सीखा, कितना आया, कितना समझ में आया, ये आपको नहीं पता होता। ये आपको 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद पता चलता है जब आप टेस्ट देते हो और टेस्ट के मार्क्स आते हैं।
सोचो रोज पता चलता रहे तो कितना हो जाए। ओके चलो, तो यू आर वॉचिंग व्हाट? यस, जस्ट नीट टू बस नीट and I am your MSD sir and good more learning. So let's move to the question. क्वेश्चन के लिए मैं आपको बच्चों 30 सेकंड दूंगा और उस 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो टाइमर स्टार्ट हो गया है और डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करोगे 30 सेकंड में। तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ बच्चों, इसका आंसर कितना है? गो 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 फास्ट। बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा है, आप इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। बीटी कर्व दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सोर्स भी मैंने दे दिया है बच्चों। गो 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 फास्ट। ओ वाओ, अभी बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं, अभी मुझे बस 4 5 6 आंसर मिले हैं। चलो 30 सेकंड और दिए आपको। ओके और 30 सेकंड और 30 सेकंड, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको बस एरिया निकालना है यहाँ पे। बहुत आसान सा है। चलो अभी कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड 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 राहुल। ओके अंजलि का भी आंसर आ गया, दैट्स ग्रेट। तो लेट्स मूव ऑन। अब कुछ बच्चों के आंसर आए, यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। द करेक्ट आंसर, all of you know that is yes, B is the correct answer. Let's see how. Variation of velocity of a particle with time moving along the straight line दिया हुआ है, illustrated in the following figure. The distance traveled by the particle in 4 second, 4 second में है, तो यहाँ तक का हमें एरिया निकालना होगा। अब इस एरिया को निकालने के बाद कैसे निकालना है, तो देखो पहले तो हम ये एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ है 1 और यहाँ है 20, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 20 इन 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का 10। ओके सारा एरिया ऊपर है तो प्लस 10 हो गया। यहाँ पे बच्चों करोगे तो ये 1 to 2 हुआ और यहाँ 20 है, तो ये प्लस का 20 हो गया इस पार्ट का एरिया पूरे का। यहाँ पे बच्चों देखें तो ये कितना है 1 और ये है 10, तो ये पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 10 into 1, ये भी प्लस 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐड करते जाओ सबको। तेजी से थोड़ा मेरे को समझाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन ध्यान से देखो। फिर यहाँ से कितना हुआ बच्चों, 5 हो जाएगा, राइट, क्योंकि 10 था तो ये प्लस 5 हुआ। अब यहाँ देखो 3 to 4 और ये 10, तो 1 into 10, तो यहाँ पे भी प्लस का 10 हो गया। बोलो बच्चों, ठीक है। तो देखो 20 10 30 30 40 40 50 55, सो टोटल आंसर कितना आ गया 55। तो आई होप ये सभी को करेक्ट हो गया और हमने 1 मिनट में भी इस क्वेश्चन को कर लिया। यही चीजें हमें यही स्पीड सीखनी है, तो आई होप सभी ने सीखा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है और ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। वीटी कर्व प्लॉट मूविंग ऑब्जेक्ट, जल्दी से पढ़ो बच्चों और इसको जल्दी से स्टार्ट करो। The average velocity होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट, पहले था डिस्टेंस, अब है डिस्प्लेसमेंट। गो फॉर दैट फास्ट। ये तो मुझे लग रहा है 20 सेकंड में हो जाना चाहिए सिमेट्री से। 30 सेकंड दिए हैं, चलो आपको 30 सेकंड्स और दे दिए। चलिए अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, रिवील नहीं कर रहा हूं। गो 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 फास्ट बच्चों, आंसर जरूर करो। जब तक हम चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो नहीं सीख पाएंगे, राइट। गलत होगा कोई बात नहीं, आप सभी को पता है ना, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। ठीक है, तो गलती से डरना नहीं है। अगर डर लग रहा है, मैंने बताया ना बेटा, डर को जीतो, डर के आगे नीट है। डर के आगे जीत नहीं, डर के आगे नीट है ना, नीट है। चलो हो गया टाइम और इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 0। क्यों 0 है, चलो मुझे बताने दो। वीटी कर्व है, अब वीटी कर्व में देखो 0 और 5, यहाँ 5 है, ठीक। तो जितना भी, कुछ नहीं कैलकुलेट करो यार, सिमेट्री से देख रहे हो। अगर यहाँ पे आपको प्लस एक्स मिला तो यहाँ पे माइनस एक्स मिलना ही है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब सेम है, राइट। अब सिमेट्री से हो गया तो कुछ नहीं करना है, बस सिमेट्री से देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, 0 हो जाएगा यार। आंसर क्या होगा 0। लो हो गया, 10 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, चलो फिर से बैकअप मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो बच्चों कितना आसान सा है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी शोन बिलो। आपके पास फिर से 60 सेकंड है, चलो सोचना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से आप सोच सकते हो, बहुत आसानी से सोच सकते हो। गो फॉर दैट। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है और उसका वीटी ग्राफ आपको बताना है।
करेक्ट। एक्सीलरेशन, ध्यान से देखो, 30 सेकंड होने वाले हैं बच्चों, 30 सेकंड और हैं। एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 था, 0 से फिर धीरे धीरे इंक्रीज किया, एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग है, राइट। आपको दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सोचो सोचो सोचो, करेक्ट आंसर, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। बच्चों सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं सोचने के लिए। यस, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए, गुड 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 गुड, वेरी नाइस, बैक अप। चलो तेजी से चलो बच्चों। ओके, एंड नाउ 4 3 2 1 स्टॉप। चलो अब मैं बताता हूं कैसे करना है। बिल्कुल यहां पे देखो वेलोसिटी है, अभी मैंने आपको सिखाया वीटी कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन देता है, तो यहां वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं। वीटी कर्व का स्लोप डिक्रीजिंग है, एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग होना चाहिए, नहीं। यहां पे देखो वेलोसिटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन स्लोप देखो चढ़ना टफ होता जा रहा है, चढ़ना टफ होता जा रहा है। एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, चढ़ना टफ होता जा रहा है। एक्सीलरेशन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और उसके बाद यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, वेलोसिटी यहाँ पे एक्सीलरेशन 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो ऑब्वियसली आपका करेक्ट आंसर कितना है बच्चों, सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर से आपके पास 60 सेकंड, गो फॉर दैट। फास्ट 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 बच्चों, बहुत ही आसान सा है, बहुत बहुत आसान है। पोजीशन टाइम का ग्राफ है, पोजीशन टाइम। चलो बच्चों 15 सेकंड हो चुके हैं और मुझे 3 आंसर बच्चों ने दे दिए हैं, वेरी नाइस। अभी मैं बाद में बताऊंगा ये करेक्ट है कि नहीं है, अभी मैं बाद में बताऊंगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप रिकॉल करो मैंने आपको क्या बताया था, इसीलिए कह रहे हैं भाई लर्न एंड इवेलुएट, अभी सीखो और अभी जानो कि कितना सीखा। Go for that, go for that. Everybody should know. An academy just need to bust need, यानी तैयारी जीत की, तैयारी नीट की। इस चीज को अपने दिमाग में रखे रहना, है ना, और बार बार इसको यूज करना, बार बार इसको रिकॉल करना, जीत जाएंगे हम। अन अकेडमी अगर संग है, लेट्स मूव। Okay, now the times, okay, and here displacement versus time, you can say this is the displacement versus time graph for a body moving in a straight line, moving in a straight line, right, is shown in figure. Which of the following region represent the motion when no force means F is equal to 0, it implies that acceleration is 0, acceleration 0, velocity constant means slope is equal to constant। देखा, और ये को सब में आपको सिर्फ यही एक रीजन दिख रहा है जहां पे स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन है CD, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों इसका हो जाता है C। और इसी के साथ ये क्वेश्चन निपट गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को निपटाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5, गो फॉर इट। चलो बच्चों फिर से टाइमर शुरू हो गया है, जल्दी से सभी बच्चे देखें और आगे बढ़ें। Which of the following velocity graph represents uniform motion? I think ये 30 seconds में होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन। यस, चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है 20 सेकंड में, गुड गुड गुड, गो फॉर दैट, वेरी नाइस, सो नाइस ऑफ यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस, यो, गो फॉर दैट। ओके, चलो 30 सेकंड का क्वेश्चन था। यूनिफॉर्म, देखो बच्चों फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए बच्चों, वेलोसिटी होनी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, यहाँ भी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, सिर्फ यहीं तो कांस्टेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से देखना बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बहुत आसानी से, कोशिश करो, पेन कॉपी पेन जल्दी चलाओ, सॉल्व करो कैसे होता है, ध्यान से देखो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, go 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 for that। Uniform acceleration, velocity should increase, velocity should increase। Okay, time up, because बहुत आसान सा देखा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन है बच्चों कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्रीज। कौन सा ग्राफ दिया है यहाँ पे, ST पोजीशन टाइम, तो इसका स्लोप, यहाँ स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकता, यहाँ स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और ये आंसर हो गया। चलो चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, गो फॉर दैट। एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी
और ये आप 30 सेकंड में कर लोगे, पता है मुझे। ऑल ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, गो फॉर दैट। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, गो 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 गो। 15 सेकंड बचे हैं बच्चों, जल्दी, बहुत ही आसान सा है। ओहो, अभी कम आंसर्स आए मेरे पास, दो भी नहीं आए हैं, एक आया, अब आया एक आंसर, बट करेक्ट आंसर अभी मैं बताऊंगा नहीं, 30 सेकंड और देता हूं। चलिए 30 सेकंड और है बच्चों, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट, गो फॉर दैट। Ball is thrown vertically upward. Which of the following plots represent the speed time graph of the ball during its height? The air resistance not ignored. Air resistance not ignored. Air resistance को बच्चों इग्नोर नहीं किया गया है, तो ध्यान से देखना। कोई आंसर आया? बहुत कम टाइम है। ओके, चलिए मैं बताता हूं आपको। एयर रेजिस्टेंस नॉट इग्नोर्ड, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं भी करेंगे तो एक एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट लगेगा, स्पीड टाइम देखना है, और यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो वेरिएबल नहीं, राइट। तो एक्सीलरेशन कैसा है, वो हमारा कांस्टेंट है, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब अगर एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो आपका G है वो भी एक कांस्टेंट है, तो एक बार तो लगेगा G प्लस ए, और एक बार लगेगा बच्चों G माइनस ए, क्योंकि जब ऊपर जा रहा होगा तो G नीचे होगा और A भी नीचे होगा। जब बॉल नीचे आ रही होगी तो G नीचे होगा और एयर रेजिस्टेंस का एक्सीलरेशन बच्चों ऊपर होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से इसमें अभी भी कांस्टेंट है लेकिन जी नहीं है, तो जो स्पीड है उसका जो स्लोप होगा वो भी कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम इसका करेक्ट आंसर लिखते हैं सी, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, सो 8 नंबर में भी देखो टाइमर चल गया है, स्टार्ट करो। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। Displacement of a particle as a function of time is shown in figure. The figure shows that E is equal to 0 पर particle displacement x equal to 0 है। गो 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 बच्चों, अभी आंसर नहीं आया मेरे पास, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 7 सेकंड्स बचे हुए हैं, तेजी से करिए, गो फॉर दैट। 30 सेकंड और ले लो क्योंकि थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप 30 सेकंड और ले सकते हैं। चलिए, displacement of a particle as a function of time is shown in figure. The figure shows that particle starts with certain velocity but the motion is retarded and finally the particle stops. Velocity of the particle constant throughout, तो ये तो आपको भी पता है, slope है, slope decreasing है। चलिए टाइम हो गया है, अब मैं आपको इसका आंसर रिवील कर रहा हूं कि इसका बच्चों आंसर क्या है। तो ध्यान से देखो, अभी इसका ये स्लोप, फिर स्लोप डिक्रीजिंग, फिर स्लोप डिक्रीजिंग, या जो ट्रिक मैंने बताई थी, यहाँ पे आपको चढ़ना पड़ रहा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव तो है, यानी इसका एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी है, सॉरी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, सो वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे आके स्लोप क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो इसका जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और वो डिक्रीज होते होते जीरो हो रही। तो देखो ए क्या कह रहा है, द पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे उसके पास कुछ वेलोसिटी है, स्लोप है, बट मोशन इज रिटार्डेड, रिटार्डेड कह सकते हैं क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड फाइनली द पार्टिकल स्टॉप्स, और फाइनली पार्टिकल स्टॉप हो रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, नो। द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, नो, राइट, अभी नहीं कह सकते। और द पार्टिकल स्टार्ट्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन मोशन इज एक्सीलरेटेड, बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ए, और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ यू शुड बी रेडी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, which of the following time graph shows realistic situation, मतलब कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। ऑब्वियसली सिंगल करेक्ट है, तो आपको ढूंढना है करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है। देख लेना कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये वो चीज है जो आपको अपने आप से सोचनी है, क्योंकि मैंने क्लास में इसके बारे में, अभी जो सेशन लिया इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो कुछ चीजें जानबूझ के मैंने छुपा के रखी हैं, उनको जब आप खुद सोचोगे, अप्लाई करोगे, तब आप ज्यादा सीखोगे, और वो आप कर सकते हो। गो फॉर इट, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बेसिक सारे कंसेप्ट बता दिए हैं, एग्जैक्टली ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन किस पर बेस्ड है वो सारी चीजें मैंने आपको एग्जैक्टली बताई हुई हैं। तो आई होप बच्चों आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हो।
गो फास्ट, गो फास्ट बच्चों। ओके, लास्ट 6 सेकेंड्स हैं। ओके, टाइम अप। सो देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी। तो यहां पे देखो, अगर आप देखो टाइम को ऐसे करो तो यहाँ पे एक ही टाइम पे 3 वेलोसिटी हैं जो कि पॉसिबल। इसको भी ऐसे लाइन खींचो, एक टाइम पे 3 वेलोसिटी है जो कि पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम पे 3 अलग अलग वेलोसिटी, हाउ कैन इट पॉसिबल। सिमिलरली एट द सेम टाइम हियर two velocities which is also not possible here at different times same velocity, अलग अलग टाइम पे सेम वेलोसिटी, ये पॉसिबल है। ठीक है, एक ही टाइम पर सेम वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी हो जाएगा। तो ये आपको अपने आप से सोचना था। तो इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है और आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। एंड नाउ देयर इज सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू वाचिंग, जितने भी लोग देख रहे हैं YouTube पे, तो बच्चों सभी लोग अभी के अभी प्ले स्टोर में जाना और प्ले स्टोर में सर्च करना अनअकैडमी, और अनअकैडमी के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ये ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आप सारी क्लासेस देख सकते हो। तो इसको जल्दी से इंस्टॉल करना, और इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आपका एक प्रोफाइल बनाना, क्रेडेंशियल, नेम, नंबर सब कुछ एंटर करना वहां पे, और फिर जैसे ही आपका प्रोफाइल खुले तो आप यहाँ पे जाके उसका जो प्लस वाला पार्ट है इसको प्रेस करोगे। राइट, जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 4 आएगा, उसमें आपको नीट, ऑब्वियसली यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो यू विल सिलेक्ट ऑल नीट, एंड नीट के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ये जो दिख रहा है उस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, और उस सब्सक्रिप्शन में आप ये देख रहे हो यहाँ पे ये आपकी फी है। सो 1 मंथ में, और यहाँ 24 मंथ। सो आपका रिकमेंडेशन मैं जो यू कहूंगा कि आप या तो 12 मंथ्स के लिए लीजिए और या तो आप 24 मंथ्स के लिए लीजिए, जिसमें आपको पर मंथ फी बहुत कम पड़ेगी। एंड बच्चों, एंड देयर इज माय कोड दैट इज MSD लाइव। तो आपका कूपन कोड जो यहाँ पे अप्लाई करना है भूलिएगा नहीं। My name is MSD, okay, so nickname MSD live, then you will type MSD live and then you can apply here, right? After apply you will pay the fee, 12 month or 24 month, whatever you required or whatever you suited, then proceed for payment. ओके बच्चों, सो ये सब करने के बाद और आप पेमेंट पे पहुंच जाएंगे। राइट, और बच्चों सभी लोग, जितने लोगों ने भी ये देखा है, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें, और जल्दी से बच्चों आप इसकी PDF, देखो यहाँ पे सेशन में PDF लिंक दिया होगा, उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मैंने सेशन में ये PDF यूज किया, मटेरियल यूज किया है, और इस अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसकी जितनी भी क्लासेस आ रही हैं और वो डेली जो लाइव आ रही है वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, सो यू वर वाचिंग जस्ट नीट अनअकैडमी, जस्ट नीट टू बस्ट नीट, तैयारी जीत तैयारी नीट की, और टैग लाइन है हमारी लर्न एंड इवैल्यूएट, लर्न एंड इवैल्यूएट, एंड गुड मोर लर्निंग टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में और भी बहुत सारी अमेजिंग चीजें और अमेजिंग ट्रिक्स सीखेंगे। ओके, सो बाय बाय, यो, ऑल द बेस्ट।